एक दिन स्कूल के बाथरूम में एक लड़का और लड़की पकड़े जाते हैं। अगले ही पल अफवाहें उड़ती हैं, नाम उछाले जाते हैं और तभी एक छात्र की लाश मिलती है। ये हादसा था या फिर कत्ल? इसी माहौल में शुरू होती है तीन गरीब स्टूडेंट्स की कहानी, जो अमीरों की नकली चमक के पीछे छुपे अंधेरे में फंसते चले जाते हैं। उन्हें नीचा दिखाने, तोड़ने और मिटाने की हर हद पार की जाती है। पर एक वक्त आता है जब डर खत्म हो जाता है और बदला शुरू होता है। कमाल की सीरीज है जिसे आप एक बार देखना शुरू किए तो खत्म करके ही मानोगे। कुछ 4 महीने पहले तक सैमुअल, नादिया और क्रिश्चियन एक नॉर्मल सा स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उनकी किस्मत उस वक्त बदल गई जब उनके क्लास का छत उनके ऊपर गिर गया। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शहर के सबसे महंगे स्कूल में आने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। स्कूल में हुए एक कत्ल के मामले में सैमुअल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक खून में सना हुआ था। डिटेक्टिव के पूछने पर सैमुअल कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अपना लायर चाहिए। यहां से कहानी 4 महीने पीछे जाती है। आज सैमुअल, नादिया और क्रिश्चियन का स्कूल में पहला दिन था। जितना ये स्कूल शानदार था, उतना ही यहाँ के नियम सख्त थे। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, मोबाइल वगैरह सब पर पाबंदी थी। क्लास शुरू होने के बाद टीचर ने बारी बारी उन तीनों को अपने बारे में बताने को कहा, लेकिन टीचर की सारी बातें क्रिश्चियन के ऊपर से निकल गईं, क्योंकि उसे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था। तब नादिया उसे मामला समझाती है और फिर क्रिश्चियन खड़े होकर कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश में एक लाइन भी नहीं बोल पाता और गुड बाय बोलकर बैठ जाता है। स्टूडेंट ठठाकर हंस पड़ते हैं। रही बात नादिया की, तो वो 1 नंबर की पढ़ाकू लड़की थी। टीचर ने उसकी स्पीच का सराहना किया तो लुक्रीशिया नामक स्टूडेंट चीड़ बैठी। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड गुज़मान और चिढ़ाते हुए कहने लगा कि क्लास में तुम्हें टक्कर देने वाली आ गई। असल में लुक्रीशिया उर्फ लू क्लास टॉपर थी। कोई उससे आगे निकले उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था। यहाँ पर टीचर नादिया को एक खास ट्रॉफी के बारे में बताने के लिए स्टूडेंट्स को कहते हैं। कार्ला रोसोन नामक एक स्टूडेंट बताती है कि फाइनल ईयर तक जो स्टूडेंट पढ़ाई, खेलकूद वगैरह हर चीज में अव्वल रहेगा, उसे स्कूल की तरह से एक ट्रॉफी दी जाएगी, जिसे पाना हर कॉलेज स्टूडेंट का सपना है। साथ ही साथ इस ट्रॉफी विनर को फ्लोरिडा के एक स्कूल में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, जहां से वो LVI लीग यूनिवर्सिटी जाने का चांस पा सकते हैं। सैमुअल को इस ट्रॉफी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि यहाँ चुप रहने में ही भलाई है, वरना उसका भी हाल क्रिश्चियन जैसा होगा। इसलिए वो केवल नाम बताकर चुप हो गया। फिर भी गुज़मान उसकी खिल्ली उड़ाने से पीछे नहीं हटा। यहाँ पर सबको पता चला कि सैमुअल एक वेटर और फूड डिलीवरी बॉय था, लेकिन उसे अपने काम से कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वो इससे अपने घर का खर्च चलाता था। उसकी मासूमियत गुज़मान की बहन मरीना को भा गई। क्लास खत्म होने के बाद वो सैमुअल से मिली तो उसका भाई गुज़मान उस पर भड़क उठा। वो कहता है कि मेरी बहन को सिर्फ लूसर्स पसंद आते हैं, इसलिए उसका फायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना खैर नहीं। गुज़मान के 2 बेस्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम पोलो और एंडर था। कार्ला और लूंग को लेकर उनके ग्रुप में कुछ 5 लोग थे और वे सभी अमीर बाप के बिगड़ैल औलाद थे। इधर नादिया को उसके हिजाब की वजह से प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसे साफ तौर पर स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगा देती है। वैसे नादिया अपने अब्बू से कुछ छिपाती नहीं थी, लेकिन इस बार करियर का सवाल था। अगर वो हिजाब वाली बात अपने घर पर बताती तो उसके अब्बू स्कूल छुड़वा देते, इसलिए वो चुप रही। छुट्टी के बाद रास्ते में सैमुअल की मुलाकात नादिया के भाई ओमर से हुई। ओमर को इस बात का अफसोस था कि अगर स्कूल की छत क्रिश्चियन के बजाय उस पर गिरी होती तो आज वो भी उसी स्कूल में होता। खैर, उससे बात करके सैमुअल घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल पता नहीं कैसे, लेकिन उसका भाई नानो जेल से छूटकर घर लौट आया था। उनकी माँ भी बहुत खुश थी। उसी रात नानो की वापसी की खुशी में उसका लंगोटिया यार क्रिश्चियन ने एक पार्टी रखी। वहां उन्होंने जमकर बियर वगैरह पी। पार्टी में इस बात का भी जिक्र आया कि स्कूल की छत गिरने पर क्रिश्चियन बाल बाल बचा था। उसके सिर में 14 टांके लगे थे। इसके बावजूद उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को यूं ही जाने दिया था। पार्टी से लौटते वक्त नैनो सैमुअल को साथ लेकर उस कॉन्ट्रैक्टर के घर गया और उसकी दीवार पर स्प्रे पेंट से गालियां लिखने लगा। तभी सड़क पर पुलिस की गाड़ी दिखी और आखिरकार उन्हें वहां से भागना पड़ा। अगले दिन स्कूल में क्रिश्चियन से किसी ने प्रैंक करा। नहाते वक्त उसके कपड़े चुरा लिए, लेकिन वो ये भूल गए कि क्रिश्चियन के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं थी। पूरा स्कूल ऐसे ही वो सबसे अपनी ड्रेस मांगता रहा और अंततः उसे उसकी ड्रेस मिल ही गई। उधर नादिया ने गुज़मान और लू को बाथरूम में एक साथ देख लिया। इससे पहले कि वो वहां से दबे पांव वापस जाती, लू ने भी नादिया को देख लिया।
वो घबरा उठी, क्योंकि अगर ये बात प्रिंसिपल तक पहुंचती तो उन दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता। वर्तमान में अब डिटेक्टिव नादिया से पूछताछ कर रही है। जिस स्टूडेंट का कत्ल हुआ है उसे स्कूल के ट्रॉफी से मारा गया था, लेकिन नादिया ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आज रात मरीना के मॉम डैड ने उसके लिए पार्टी रखी थी, जिसमें वो उन 3 नए स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करने की बात करते हैं। गुजमान तो गुस्सा तुरंत हो जाता है, पर मरीना खुश हो जाती है। दरअसल मरीना के पिता ही वो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने समाज सेंट लुइस स्कूल बनवाया था, जिसकी छत गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और काफी सारे बच्चे घायल हो गए थे। इसलिए मरीना के डैड ने उस स्कूल के 3 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था और अब वो उन्हें पार्टी में बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर प्रीस वगैरह के सामने अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। मरीना ने अपनी तरफ से सैमुअल को पार्टी में इनवाइट किया, क्योंकि उसे अपने भाई को जलाने में मजा आता था। चमचमाती लाइट्स, महंगे कपड़े और नकली मुस्कुराहटों से भरी हुई ये पार्टी एक तरह का ड्रामा लग रहा था। इधर सैमुअल मरीना के घर को देख 1 सेकंड के लिए सख्ते में आ गया। दरअसल ये वही घर था जिस पर कल रात नानो ने गाली लिखा था। सैमुअल मरीना से मिला और फिर मरीना ने उसकी जान पहचान अपने डैड से करवाया। उसके डैड 1 सेकंड में सैमुअल को पहचान लिए। कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कल रात तुमने कांड करा और आज सिना ताने मेरे सामने चले आए। खैर, इसकी भरपाई तुम्हें और तुम्हारे दोनों दोस्तों को मेरे साथ प्रेस के सामने फोटो खिंचवा कर करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे भाई के ऊपर FIR करवाऊंगा और वो फिर से जेल में होगा। ये अमीर लोग अपनी गलती नहीं छुपाते, बल्कि उसे चमकदार लिफाफे में लपेटकर दुनिया के सामने परोसते हैं। मरीना के पिता उनको स्कॉलरशिप देकर और उनके साथ फोटो खिंचवाकर कुछ ऐसा ही कर रहे थे। इस बीच क्रिश्चियन पार्टी में लू और कार्ला से मिला तो लू उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगी। बेशक उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन कार्ला को क्रिश्चियन का अंदाज पसंद आने लगा था। कल सुबह उसने स्कूल के सामने जो किया था वो वाकई कमाल था। कार्ला अपने बॉयफ्रेंड पोलो से कहती है कि क्रिश्चियन को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, फिर हम तीनों मिलकर माहौल बनाएंगे। उधर दोनों पढ़ाकुओं के बीच एक अलग ही टकराव चल रहा था। लू नादिया के हिजाब का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तुम्हारे मजहब में तो कुछ भी अलाउड नहीं है, और मुझे देखो, लड़कों को डेट भी करती हूँ और क्लास में टॉप भी। जिस पर नादिया सीधा जवाब देती है, टॉप करती थी लेकिन अब नहीं। नादिया का ये कॉन्फिडेंस लू को अंदर तक हिला देता है और फिर लू नादिया की पढ़ाई बिगाड़ने का प्लान बनाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड गुजमान से कहती है कि अगर वो नादिया को फंसाकर उसकी कोई गलत वीडियो वायरल कर दे तो उसका ये अच्छी लड़की वाला ढोंग पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। उधर गुजमान का दोस्त आंडर इन दिनों एक अलग ही शौक में खोया हुआ था, लेकिन फिलहाल ये उसका गहरा राज किसी को पता नहीं थी। आज की पार्टी मरीना के पिता ने उसके इमेज को सुधारने और उसे अपने फील्ड के लोगों से रूबरू करवाने के लिए रखा था, लेकिन मरीना उनके इरादे पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। उसकी फैमिली नहीं चाहती कि वो किसी 2 टके के गुंडे मवाली के भाई के साथ घूमते फिरते दिखे। मरीना कहती है कि मैं कोई सती सावित्री नहीं हूं, मैं एक HIV पॉजिटिव हूं, मुझसे ये इमेज सुधारने का डर नहीं होगा। फिर तो सब चुप हो गए और किसी ने इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं कहा। कुछ ही हफ्तों में मरीना और सैमुअल अच्छे खासे दोस्त बन गए। मरीना उसका हालचाल लेने उसके घर तक जाने लगी थी। उसे सैमुअल के भाई नानो का भी अंदाज पसंद आने लगा था। वो जब सैमुअल से मिलने आती उसे नानो मिलता, तो क्या वो जानबूझकर नानो के लिए जाती थी? आखिर मरीना की मौत कैसे हुई ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। जब लू से पूछताछ की गई तो उसने सारा ब्लेम उन 3 नए स्टूडेंट पर डाल दिया। उसका मानना था कि उन तीनों के आने बाद ही क्लास का माहौल खराब होना शुरू हुआ था। एक रोज टीचर ने उन्हें एक असाइनमेंट पूरा करने को दिया, जिसमें स्टूडेंट्स को एक पार्टनर चुनकर उसकी सारी खूबियां और कमियां लिखनी थी। इसमें फोटो और वीडियो बनाना भी अलाउ था। गुजमान ने अपने प्लान के तहत नादिया को चुना, जबकि मरीना ने सैमुअल को। इस तरह सैमुअल मरीना को करीब से जान सका। उसे डांस करना बहुत पसंद था और खामी की बात करें तो वो अक्सर घर से पैसे चोरी करती थी। एक दिन लॉकर में उसे एक दस्तावेज मिला जिस पर किसी प्रोजेक्ट में पैसे की कमी की वजह से मटेरियल की क्वालिटी घटाने की बात लिखी थी। दस्तावेज किसी गवर्नमेंट एडवाइजर को लिखे गए थे। शायद वो प्रोजेक्ट सैमुअल के स्कूल का हो सकता है, जिसकी छत गिरी और कई बच्चे उसमें दफन हो गए। इतना बताने के बाद मरीना कहती है, इसे असाइनमेंट से हटा देना, वरना मेरे डैड की वॉट लग जाएगी। लेकिन गलती से ये वीडियो नैनो के हाथ लग गई। दूसरी तरफ कार्ला और उसका बॉयफ्रेंड पोलो क्रिश्चियन को धुर्त बनाकर उससे अलग ही असाइनमेंट तैयार करवा रहे थे। अगले दिन कार्ला जब क्रिश्चियन के साथ दिखी तो गुजमान फिरंट हो गया। उसे धमकी देने लगा कि ये मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, इससे दूर रह। ये बात उसने पोलो को बताया, लेकिन गुजमान ये नहीं जानता था कि क्रिश्चियन पोलो
और कार्ला के सहमति से साथ था। वे अमीरजादे उसे बुद्धू बनाकर अपनी फैंटेसी पूरा कर रहे थे। दूसरी तरफ नानो के लाइफ में अलग ही प्रॉब्लम्स चल रहा था। कुछ लोग थे जो उसके पीछे पड़े थे। आज वे उसकी मां को धमकी देकर गए कि अगर नैनो ने उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो उसकी फैमिली को खत्म कर देंगे। दरअसल नैनो ड्रग्स के मामले में जब जेल में था तब नैनो को उन्हीं लोगों ने बेल करवाया था। बदले में उसे उन्हें ढेर सारे पैसे देने थे, इसलिए नैनो ने सैमुअल से हेल्प मांगा। कहता है कि मैंने तुम्हारी मैडम की वीडियो देखी है, चल वो कागजात चुरा कर उन गुड़ों को दे देते हैं, बाद में वो उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल करके पैसा वसूलते रहेंगे। लेकिन सैमुअल ने उसकी एक नहीं सुनी। वो कहता है कि मैं मरीना से प्यार करता हूं, उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अगर यही बात सच थी तो आखिर उसकी जान किसने ली? अगले दिन उन गुंडों ने नानो को फिर से दबोचा और उसे पैसे लौटाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिए, जिसके बाद नैनो मरीना को पटाने का प्लान बनाने लगा। जिस तरह वो उसे घूर घूर कर देखती थी, नैनो को पूरा यकीन था कि बात बन जाएगी। क्रिश्चियन कहता है कि यार, तेरा भाई स्कूल में पूरे दिन उस लड़की के आगे पीछे घूमते रहता है और तू अपने भाई का ही काटने का सोच रहा है। नैनो कहता है कि कभी ना कभी तो उसका कटेगा, इसलिए कल कटे सो आज क्या फर्क पड़ता है। इसी प्लान के तहत नैनो सैटरडे नाइट को अपने घर पर एक पार्टी रखा, क्योंकि सैटरडे को उसकी मां किसी रिलेटिव के यहाँ जाने वाली थी। अगले दिन तक वे पूरा मामला सेट कर लिए। नैनो ने सैमुअल के दोस्तों को भी इस पार्टी में बुलाने की आजादी दी। तब उसने सबसे पहले मरीना को इनविटेशन भेजा, हालांकि कि उसे डर था कि मरीना के डैड उसे आने नहीं देंगे। मरीना के लिए वहां आना मुश्किल तो था, लेकिन उसके मॉम डैड बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, इसीलिए उसने चुपके से आने का फैसला कर लिया। फिर वो सैमुअल से पूछती है कि पार्टी में नैनो भी होगा? सैमुअल कहता है हाँ वो भी होगा, वही तो डीजे है। पार्टी की तैयारी शुरू हुई। इसी बीच सैमुअल ने सबके सामने खुलासा किया कि आज की पार्टी में वो मरीना से अपनी दिल की बात बोल देगा। तो वही नादिया का भाई इस पार्टी में अपने बिजनेस को फैलाने के फिराक में था। वो अपने पैकेट खर्च के लिए लोगों को नशीली गोलियां बेचता था, जिसकी खबर उसके घर वालों को नहीं थी, ना ही उसका दोस्त सैमुअल जानता था। अगर उसे पता चलता तो वो बखेड़ा शुरू कर देता, इसलिए वे उसे बुद्धू बनाकर रखे थे। सैमुअल पूछता है कि ये कैसा ड्रिंक है? नैनो कहता है कि ये बच्चों का पीने वाला जूस है, जबकि उसमें उसने भर भर के नशे की गोलियां मिला रखी थी। पार्टी शुरू हुई और फिर वो आई जिसका दोनों भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब नानो को बस एक सही मौके का इंतजार था। दूसरी तरफ गुज़मान अपनी बहन को ढूंढते हुए नादिया की दुकान पर पहुंचा। उसे पता था कि मरीना सैमुअल के घर पार्टी में गई होगी, लेकिन उसे सैमुअल के घर का पता नहीं था। नादिया कहती है कि पार्टी में ही तो गई है, फिर दिक्कत क्या है? गुज़मान कहता है कि तुम मेरी बहन को नहीं जानती, उसे थोड़ी सी छूट मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जिस पर नादिया कहती है दुकान का हिसाब करके चलते हैं, तब तक तुम बाहर इंतजार करो। वैसे भी मेरे पास इनविटेशन है, तो तुम मेरे साथ पार्टी में चल सकते हो। उधर पार्टी में कुछ लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू कर चुके थे। गुज़मान अपनी बहन को लेकर बिल्कुल सही था। वो बिल्कुल बिंदास टाइप की लड़की थी और उसे कोई भी चीज करने में कोई शर्म नहीं था। वर्तमान में ये सारी बातें क्रिश्चियन डिटेक्टिव को बता रहा था। तब डिटेक्टिव पूछती है कि क्या वो नैनो था जिसने मरीना को मारा? क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, वो उसे नहीं मार सकता। उस रात पार्टी में मरीना और नानो एकांत कमरे में मिले और वहीं नानो ने अपने दिल की बात कह दी। मरीना इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मैं सैमुअल का बहाना बनाकर तुमसे मिलने आया करती थी। इतना सुनते ही दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाए। उसी वक्त नानो ने मरीना से उसके घर पर मिलने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे किसी भी हालत में मरीना के घर से वो कागजात चुराने थे। तभी नाडिया और गुज़मान वहां पहुंच गए। नानो ने गुज़मान को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन नाडिया की वजह से उसे अंदर आने देना पड़ा। यहाँ पर गुज़मान अपने बहन के रवैये को देख उस पर भड़क उठा, क्योंकि पिछली बार वो अपने इन्हीं हरकतों की वजह से इन्फेक्टेड हुई थी। जिस पर मरीना कहती है कि मैं पाब्लो से प्यार करती थी, जिसे डैड ने खत्म करवा दिया। पाब्लो HIV पॉजिटिव था, इसमें उसकी क्या गलती थी? गुज़मान चुप रहा, क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। उधर जब नादिया ने सॉफ्ट ड्रिंक मांगी तो सैमुअल ने उसे गलती से वही जूस पिला दिया जिसमें नानो ने भर भर कर नशे की गोलियां मिला रखी थीं। सैमुअल खुद भी उसे जूस समझकर कई ग्लास पी चुका था। जूस पीने के कुछ ही देर बाद उन पर इसका असर दिखने लगा। सब कुछ नानो की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था। अपने भाई को नशे में देखकर वो मरीना को लेकर उसके घर निकल गया, उसी मकसद के लिए जिसके लिए उसने ये सब प्लान किया था। मरीना उसको लेकर अपने घर पहुंची। अगले पल उन दोनों ने सारी हदें पार कर दी। इधर नादिया थोड़ी देर बाद गुज़मान से जिद करने लगी, मुझे तुम्हारे पूल में स्विमिंग करनी है। जब गुज़मान ने मना किया तो वो उसे कॉलेज से सस्पेंड करवाने की धमकी देने लगी।
बस उसे प्रिंसिपल को बाथरूम वाला किस्सा सुनाना था। वो ये सब नशे में कह रही थी, लेकिन फिर भी गुजमान को उसकी बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ जैसे ही नानो को मौका मिला, वो मरीना के घर में कागजात ढूंढने लगा, लेकिन लॉकर खाली था और लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ था। इतने में किसी की आहट सुनाई दी तो उसे तुरंत वहां से भागना पड़ा। मरीना जल्दी से कपड़े पहनकर नॉर्मल बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और गुजमान अंदर आया। आते ही वो मरीना पर भड़क गया, क्योंकि वो बिना बताए पार्टी से चली आई थी और उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। उधर नादिया ने पूल में स्विमिंग की और नशे की हालत में गुजमान के बहुत करीब आ गई। वैसे भी लू ने गुजमान को यही करने के लिए कहा था, ताकि नादिया का अच्छी लड़की वाला घमंड टूट जाए, लेकिन गुजमान ने उसके नशे की हालत का कोई फायदा नहीं उठाया। शायद वो नादिया को पसंद करने लगा था। वर्तमान में पुलिस को एक गवाह मिल चुका था, जिसने नानो को मरीना की लाश के पास से खून से लथपथ हालत में भागते हुए देखा था, और गवाह कोई और नहीं बल्कि नानो का भाई था। नानो को समझ नहीं आया कि सैमुअल ने इस तरह की गवाही क्यों दी, जबकि वो जान चुका था कि नानो कभी उसे हर्ट नहीं कर सकता था। वहीं अब लू जब गुजमान और नादिया को एक साथ देखती तो उसे जलन होने लगती थी। उसका खुद का प्लान अब उसके ही बॉयफ्रेंड को उससे दूर कर रहा था। आखिरकार उसने नादिया को सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि गुजमान और मेरे बीच एक शर्त लगी थी, वो तुम्हें बिस्तर तक ले जाएगा और फिर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाएगा। ये सुनकर नादिया ने गुजमान से दूरी बना ली। उधर सैमुअल काफी हिम्मत जुटाने के बाद मरीना से मिलकर अपने दिल की बात कह ही दी। तब मरीना ने कहा, मैं HIV पॉजिटिव हूं, जिसे सुनकर सैमुअल सदमे में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। मरीना ने उससे कहा कि कृपया इस बात को गुप्त रखना, लेकिन सैमुअल ने यह बात नानो को बता दी। अब नानो की वाट लग चुकी थी, पर उसका दोस्त क्रिश्चियन अलग ही रिलेशनशिप में जुड़ चुका था। कार्ला और पोलो की पूरी लाइफ उनके माता पिता ने प्लान कर रखी थी, मगर वे इससे बोर हो चुके थे और लाइफ में कुछ तड़हकता भड़कता फील करना चाहते थे। क्रिश्चियन को मौका मिला तो वो कहाँ पीछे हटने वाला था। उधर नानो टेंशन के मारे मरीना के घर के बाहर जा पहुंचा था। मरीना सब कुछ समझ गई और उसने नानो को भरोसा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। असल में मरीना दवाओं पर थी और उसकी बीमारी अनडिटेक्टेबल थी, जिसका मतलब नैनो को उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। कहती हैं कि चाहो तो गूगल कर लो। नैनो इतना तो समझ गया कि मरीना सैमुअल से प्यार करती थी, इसीलिए उसने सामू को सच्चाई बताई ताकि वो डरकर दूर भाग जाए। मरीना और नैनो के बीच जो हुआ वो सिर्फ फन के लिए हुआ था, लेकिन हालात तब और बिगड़ने शुरू हो गए जब मरीना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी कोख में 3 महीने का बच्चा था। क्या आपको ये बात पता थी? नैनो डिटेक्टिव को बताता है कि वो बच्चा उसी का था। वो और मरीना मिलकर भागने वाले थे, लेकिन जब वो मरीना को स्कूल से पिक करने गया तो वहीं उसकी लाश मिली। गुस्से में तिल मिलाकर नैनो कहता है, ये किसी और का काम नहीं बल्कि तुम्हारे उसी गवाह का है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। यानी अब दोनों भाई एक दूसरे पर ही मरीना के मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं। कहानी पीछे जाती है और हमें पता चलता है कि सैमुअल अब पहले से और ज्यादा मरीना के करीब रहने लगा था। उसे उसकी बीमारी से कोई डर नहीं था और ये बात वो दर्जनों बार मरीना को बता चुका था। दूसरी तरफ वो गुंडे इस बार नैनो को चाकू मारकर आखिरी वार्निंग दी। खून में लथपथ वो घर पहुंचा तो वहां उसे मरीना मिली जो सैमुअल से मिलने आई थी। यहीं पर नैनो मरीना से कहता है कि अगर मैंने उनको 40,000 यूरो नहीं लौटाए तो वे लोग मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। पर नानो को खुद से ज्यादा अपनी माँ और भाई की फिक्र थी। आखिरकार मारीना को उसकी सिचुएशन का अंदाजा हुआ, लेकिन वो भी इतने पैसों का जुगाड़ नहीं कर सकती थी। अगले दिन गुजमान का जन्मदिन था, जहां कार्ला के पिता उसके लिए गिफ्ट में एक लग्जरी घड़ी लेकर आए थे। वो खुद भी लग्जरी घड़ियों के शौकीन थे। उनके पास लग्जरी घड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन था। यहीं से मरीना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूरी बात नानो को बताई। अगर वो कार्ला के पिता की 4-5 घड़ियां चुरा लें तो उन्हें बेचकर उसका कर्ज चुकाया जा सकता है। अगले दिन छुट्टी के बाद वो एक बहाने से कार्ला के घर गई। उसने घर का सिक्योरिटी अलार्म कोड भी याद कर लिया और मौका मिलते ही चाबियां भी चुरा लीं। इसके बाद मरीना ने नैनो से मुलाकात की, क्योंकि चोरी के लिए अगला दिन सबसे सही था। मरीना ने बताया कि कल कार्ला के घर पर कोई नहीं होगा। कार्ला क्लास में होगी और अलार्म का पिन कोड है 1649। उसके पेरेंट्स का कमरा ऊपर की तरफ है और घड़ियां भी तुम्हें वहीं मिलेंगी। इतनी जानकारी नैनो के लिए काफी थी। अगले दिन वो चोरी करने कार्ला के घर पहुंच गया। मरीना ने जैसा बताया था, घड़ियां बिल्कुल उसी जगह पर रखी थीं। नैनो उन्हें जल्दी जल्दी समेट ही रहा था कि तभी कार्ला के डैड अचानक घर आ गए। नैनो किसी तरह उनसे बचते हुए अलमारी के अंदर छिप गया। कार्ला के डैड आते ही
अपनी पहनी हुई घड़ी उतारकर शावर लेने चले गए। नैनो ने मौका मिलते ही वो रेड घड़ी उठा ली और वहां से भाग गया। कार्ला के डैड को जब चोरी का पता चला तो उन्होंने सिर पकड़ लिया। उनके लिए वो घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, वो एक पेन ड्राइव थी जिसमें उनके सारे काले धंधों की डिटेल्स मौजूद थी। अगर वो डेटा बाहर आ गया तो उनका पूरा राज खुल जाएगा। उधर सैमुअल और मरीना की नजदीकियां अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थीं। वो अब हर पल एक दूजे के ओर करीब आते जा रहे थे। उनके बीच अब कोई दूरी, कोई बंदिश नहीं बची थी। शायद मरीना दोनों भाइयों में से किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए नानो के साथ भी उसका वही रिश्ता बरकरार था। अगली शाम कंस्ट्रक्शन कंपनी के 3 अधिकारियों को पब्लिक फंड्स घोटाले, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों में मरीना के डैड भी शामिल थे। उनके सभी बैंक अकाउंट्स सीज कर दिए गए, जिसका मतलब था कि एक ही पल में गुज़मान का पूरा परिवार सड़क पर आ चुका था। दूसरी तरफ कार्ला और पोलो को शक होने लगा था कि वो घड़ियां क्रिश्चियन ने चुराई हैं, क्योंकि अक्सर वे तीनों कार्ला के घर मिलते थे, जिससे क्रिश्चियन को मेन डोर का पासवर्ड भी पता था। क्रिश्चियन सफाई देता है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने वो घड़ियां नहीं चुराई हैं। तब कार्ला कहती है, तुम सारी घड़ियां रख लो, बस वो रेड बैंड वाली घड़ी लौटा दो, उसमें मेरे डैड के बिजनेस की डिटेल्स हैं। क्रिश्चियन ये सुनकर गुस्से में वहां से चला जाता है। छुट्टी के बाद उसे पता चला कि ये काम नैनो का था। उसने घड़ियां बेचकर अपना कर्ज चुका दिया था और उस खुशी की झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। क्रिश्चियन भी उसकी खुशी में खुश था। रही बात उन अमीरजादों की जो उसे चोर समझते थे, तो उसे उनकी सोच से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। यहीं पर नैनो को उस रेड बैंड वाली घड़ी के बारे में पता चला जो अब भी उसके पास थी। वो इससे कार्ला के डैड को ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा बना सकता था, लेकिन उसका भाई इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। इतने में एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। टेस्ट से पता चला कि मरीना तकरीबन 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही सैमुअल ने उससे हाथ झटक लिया, क्योंकि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता था। उन्हें इंटीमेट हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। इस बात से सैमुअल इतना दुखी हुआ कि उन अमीरजादों को लूटने के लिए मान गया। सैमुअल कहता है कि हम उनसे सिर्फ इतने ही पैसों का डिमांड करेंगे जितना वे अमीरजादे आराम से अरेंज कर सकें। 90,000 यूरो मांगना बिल्कुल सेफ रहेगा। फिर क्या था, उन्होंने वॉइस चेंजर ऐप के जरिए आवाज बदलकर कार्ला के डैड को कॉल किया। हमें 90,000 यूरो चाहिए, वो भी कल तक। तुम्हारी घड़ी हमारे पास है और तुम ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि ये पुलिस या मीडिया के हाथ लगे। फोन रखने के बाद कार्ला के डैड उल्टे उसी पर बरस पड़े। उन्हें अब अंदाजा हो चुका था कि ये हरकत उन लड़कों की है जिन्हें कार्ला इन दिनों घर ला रही थी। इस पर कार्ला बोली, सिर्फ 90,000 ही तो मांग रहे हैं, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, दे दीजिए। उसके डैड गुस्से में बोले, मैं उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब कार्ला को मरीना पर शक होने लगा था। सालों बाद वो घर आई, घर का पासवर्ड भी जानती थी और अगली ही सुबह चोरी हो गई। कार्ला ने ताना मारा, ये हरकत तुमने अपने गरीब बॉयफ्रेंड के लिए की होगी। मरीना भड़क उठी, जबान संभाल के, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तब कार्ला ने गंभीर होकर कहा, उस रेड बैंड वाली घड़ी में हमारे पेरेंट्स के बिजनेस की फाइलें हैं। अगर वो बाहर आ गईं तो हम दोनों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे। किसी भी हालत में वो घड़ी चाहिए मुझे। इन दिनों कार्ला और क्रिश्चियन काफी वक्त एक साथ बिताने लगे थे। ये देखकर पोलो को जलन होने लगी। हालांकि उसी ने क्रिश्चियन को उनके साथ मौज मस्ती में शामिल किया था और अब क्रिश्चियन उसी की गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने की फिराक में था। पोलो ने उसे साफ साफ धमकी दी, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रह, लेकिन क्रिश्चियन मानने वालों में से नहीं था। दूसरी तरफ कार्ला के डैड आखिरकार पैसे देने को तैयार हो चुके थे। उन्होंने नैनो को फोन कर पूछा, एक्सचेंज कहाँ होगा। इस पर नैनो बोला, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुझे डबल पैसे देने होंगे। कार्ला के डैड 1,80,000 यूरो किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं हुए। फोन काटने से पहले उन्होंने गुस्से में कहा, डबल पैसे मांगकर तूने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है बच्चे। ये बात कार्ला ने मरीना को जैसे ही बताई, वो उस घड़ी को हासिल करने नैनो के घर गई। फिर मौका मिलते ही घड़ी को नैनो के कमरे में ढूंढने लगी। तभी वो आ धमका, घड़ी उसके पास ही था। मरीना कहती हैं कि यह घड़ी गलती से गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। जिस पर नैनो कहता है कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये घड़ी तू अपने पास रख ले, लेकिन उन अमीरजादों को पैसे देने थे। उनके लिए ये पैसे चिल्लर के बराबर हैं, पर उससे हमारी जिंदगी बन सकती है। मरीना उसकी बात मान गई और घड़ी अपने साथ ले गई। वहीं अब सैमुअल जब देखो उससे दूर भागते रहता था। उससे मिलकर मरीना कहती हैं कि अगर मैं इस बच्चे के बाप का नाम बता दूं तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे। लेकिन सैमुअल को कुछ भी नहीं जानना था।
मरीना के पेट में पल रहा बच्चा नैनो का था, लेकिन आगे उनका क्या होगा ये किसी को नहीं पता था, यहां तक कि मरीना को भी नहीं। उधर गुस्मान को अपने पिता की बेल के लिए 3 लाख यूरो चाहिए थे, लेकिन खाते सीज होने के कारण रकम जुटाना उसके लिए मुश्किल था। फिर भी किसी तरह उसने इंतजाम कर लिया और अपने पिता को छुड़ा लाया। इसी मौके पर कार्ला के पेरेंट्स भी मिलने आए हुए थे। मारिना जब स्कूल से घर लौटी तो अपने पिता को देखकर खुशी से झूम उठी, लेकिन तभी कार्ला के डैड असली मुद्दे पर आए और मारिना से रिक्वेस्ट की, हमें हमारी घड़ी वापस चाहिए, क्योंकि कार्ला उन्हें सब कुछ बता चुकी थी। ये सुनकर गुस्मान भड़क उठा और मारिना पर बरस पड़ा। आखिर कब तक तुम उन गुंडों मवालियों के साथ रहकर ये सब करती रहोगी? मारिना ने पलटकर जवाब दिया, गुंडे मवाली वो नहीं, आप लोग हैं। बड़े बड़े घोटाले करके जेल आप जाते हो और चोर वो कहलाते हैं। मैं उन्हीं के साथ एक फैमिली शुरू करने जा रही हूँ। मेरे पेट में उनका बच्चा है। गुस्मान गुस्से से पूछता है, कौन है वो? इतनी जुर्रत, कहीं वो वेटर तो नहीं? तब मारिना सच बता देती है, वो सैमुअल नहीं, उसका बड़ा भाई नैनो है। ये सुनते ही गुस्मान अपने दोस्तों को कॉल करता है और नैनो को सबक सिखाने निकल पड़ता है, जबकि मरीना के पेरेंट्स साफ शब्दों में कह देते हैं कि वो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करेगी। जिस पर मरीना जवाब देती है, मैं ये प्रेगनेंसी जरूर कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मेरा बच्चा अपने दादा दादी को कभी नहीं देख पाएगा। दरअसल अब वो नैनो के साथ भागने का फैसला कर चुकी थी। नैनो भी इसके लिए पूरी तरह तैयार था। दोनों अगले दिन सुबह 10 बजे घड़ी से पैसे एक्सचेंज करने का प्लान बनाते हैं। इधर गुजमान, पोलो और आंडर नानो के मोहल्ले में पहुंचने ही वाले थे। पता चला कि कुछ लोगों को लेकर उनके मोहल्ले में कार्ला भी आई हुई थी। क्रिश्चियन कहता है कि शायद वो घड़ी के बारे में जान चुकी है। तभी गुजमान पीछे से नानो को गाली देते हुए कहता है, तूने मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया, और फिर बैट लेकर नानो पर टूट पड़ता है। ये बात सुनते ही सैमुअल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ सेकंड के लिए वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर उल्टा अपने भाई पर ही टूट पड़ता है। कहता है कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ डाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं पोलो क्रिश्चियन को यह कहते हुए मारने लगा कि तूने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली। झगड़ा बढ़ते गया और लोग जुटते गए। आखिरकार गुजमान और उसके दोस्तों को भागना पड़ा। एक गुंडों का गुट उनके पीछे पड़ गया, इसलिए वे तीनों 3 दिशाओं में भाग निकले। गुजमान किसी तरह नादिया के शॉप में जाकर छिप गया। पोलो भाग निकला, जबकि एंडर उनके हथे चढ़ गया। वो तो शुक्र था कि नादिया के भाई ने सही समय पर उसे देख लिया, वरना एंडर के साथ कुछ भी हो सकता था। इधर सैमुअल घर आया और सारा गुस्सा आईने पर निकाल दिया। इतना जानने के बाद डिटेक्टिव को लगा कि जरूर सैमुअल ने ही मरीना को मारा होगा, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थी। अगले दिन कुछ नकाबपोश सैमुअल के घर में घुस आए। उन्होंने सैमुअल और उसकी मां को बेरहमी से पीटा और घड़ी ढूंढने के चक्कर में पूरे घर को तहस नहस कर दिया। मां बुरी तरह डरी हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बार नैनो ने कौन सी नई मुसीबत बुला ली है। सैमुअल दर्द में कराहते हुए पूछता है, क्या वो लोग घड़ी ले गए? नैनो ठंडे स्वर में जवाब देता है, नहीं, घड़ी तो घर में थी ही नहीं, वो एक सुरक्षित जगह पर है। फिर वो आगे कहता है, बस 2 दिन की बात है, मेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। पैसे मिलते ही मैं और मरीना कहीं और निकल जाएंगे। सैमुअल कहता है कि तू कुछ भी कर, मुझे उससे मतलब नहीं, तेरा मेरा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। अब आगे नैनो कार्ला के पिता को धमकाता है, कहता कि तूने मेरे घर गुंडे भिजवाकर गलती कर दी, अब 1 मिलियन देने होंगे, वरना तेरे सारे काले बिजनेस को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। इन सब का जिम्मेदार कार्ला के पिता उसे ही ठहरा रहे थे। अब ये मसला कार्ला के ऊपर बोझ बन चुका था। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर घड़ी नैनो के घर नहीं तो फिर किसके पास होगा। शायद उसे इसका जवाब मिल चुका था। वो ये बात पोलो और गुजमान को बताती है। कहती है कि घड़ी मरीना के पास है, शायद लाकर नंबर 134 में। कुछ देर में समारोह शुरू हुआ और की ट्रॉफी ना तो लुक्रीशिया को मिली और ना नादिया को, तो ट्रॉफी मिली मरीना को। फिर उसके स्पीच के बाद सभी पार्टी में मसरूफ हो गए। इसी पार्टी के एड में उनके भागने का प्लान था। उधर से नैनो निकल चुका था और जल्द ही पहुंचने वाला था। तभी पोलो वहां आ धमका और मरीना के हाथ में वो घड़ी देखकर धमकाने लगा कि मुझे वो घड़ी दे दो। मरीना कहती है कि तू इस पचड़े में क्यों पड़ रहा है? शायद तू ये घड़ी क्लारा को लौटाकर हीरो बनना चाहता है, मगर वो तेरे हाथ से निकल चुकी है। इस घड़ी को हासिल करने के लिए तुझे यूज कर रही है। इस तू मैं में उनके बीच हाथापाई होने लगा। मरीना कहती है, पोलो, वो तुझे यूज कर रही है, तू उसका पालतू कुत्ता है। पोलो से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और खींच में आकर उसने ट्रॉफी मरीना के सर पर दे मारा। मरीना वहीं गिरकर मर गई।
यहां से पोलो वापस बाथरूम गया और कार्ला को घड़ी देते हुए सारी बात बताई। तब कार्ला ने फैसला किया कि ये बात उन तीनों के बीच रहेगी। फिर उसने पोलो के ऊपर लगे खून को अच्छी तरह धोकर क्रिश्चियन से उसका एक शर्ट मांगा। इधर ये सबूत मिटाने में लगे थे तो दूसरी तरफ नैनो यहां पहुंच चुका था। उसे यहां मरीना की लाश मिली, इसलिए वो डर कर भाग गया। तभी उसे भागते हुए उसके भाई ने देख लिया और मरीना को भी। फिर वो मरीना के पास भागते हुए गया और फिर पुलिस को फोन किया। जब ये बात गुज़मान को पता चली तो उसके सर पर खून सवार हो उठा। उसकी बहन का कातिल यहीं पर था। वे पहले ही पुलिस के सामने क्या बोलना है वो तय कर चुके। पोलो को बस इतना याद रखना था कि उसने ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो जल्दी घर चला गया था। फिर कार्ला ने उसे मैसेज करके वापस बुलाया क्योंकि स्कूल में कुछ बुरा हो चुका था। उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और बच निकले। इतना ही नहीं, बाद में वो सीना तान कर मरीना के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। मरीना की मां इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही थी। काफी पूछताछ और छानबीन के बावजूद पुलिस को मरीना के मर्डर का एक भी सबूत नहीं मिला। लेकिन सैमुअल ने नानो को वारदात के बाद भागते हुए देख लिया था, इसलिए जूरी मेंबर्स ने नानो को दोषी मान लिया। वो गिड़गिड़ाता रह गया कि मरीना को घड़ी के चलते मारा गया है, लेकिन ऐसे किसी घड़ी के होने का कोई सबूत नहीं मिला। और तो और जिस फोन से नैनो कार्ला के डैड को ब्लैकमेल कर रहा था, मरीना के मर्डर के बाद उसे फेंक चुका था। मतलब ब्लैकमेलिंग का जो सबूत था उसे वो खुद मिटा चुका था, इसलिए ये बात भी साबित नहीं हो सका। आखिरकार नानो को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गुज़मान को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली। वो रेस्टोरेंट में सैमुअल को देखते ही उसे मारने पर उतारू हो गया, जबकि सैमुअल की गवाही की वजह से उसकी बहन को इंसाफ मिला था। किसी तरह लुक्रीशिया ने बीच बचाव किया और सैमुअल को वार्न किया कि आज के बाद स्कूल में दिख मत जाना। जिस पर सैमुअल कहता है, तेरी बातें तेरा पिल्ला गुज़मान मानता होगा, लेकिन मैं नहीं। क्लास में मिलते हैं। गुस्सा ठंडा होने के बाद सैमुअल को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई के साथ गलत किया, जबकि इस कत्ल का कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला था। क्रिश्चियन सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा और जिस तालाब के किनारे वो बातें कर रहे थे, ट्रॉफी उसी के अंदर थी। तो क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? जानने के लिए मिलते हैं सीजन 2 में।